नमस्कार विद्यार्थियों, जय भारत जय हिंद। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जयमान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, मेरी आज की कक्षा में मैं आपसे बात करूँगा प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के एक महत्वपूर्ण विषय शकों के बारे में। विद्यार्थियों, शकों के बारे में, या जो सीथिन के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको दो बातें स्पष्ट करना चाहूँगा कि नंबर 1, शक चाइना के उत्तर पश्चिम में गोबी के रेगिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ आए और इस रेगिस्तान से आने वाली 3 प्रमुख जातियों में सबसे पहले शक यहाँ पर आए और शकों के बाद यूची, जो कुइसुआंग शाखा के नाम से हिंदुस्तान में कुषाणों के नाम से जाने गए, और तीसरे थे ह्यूनु अर्थात हुन। सबसे पहले आने वाले शक थे और हिंदुस्तान में शकों की 2 शाखाएं थी। एक शाखा पश्चिमी भारत के शक कहलाते थे, शक्स ऑफ द वेस्टर्न इंडिया, और दूसरे कहलाते थे शक्स ऑफ द उज्जैनी, उज्जैन के शक। अब शकों की ये दोनों ही शाखाएं थी, ये हिंदुस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। सबसे पहले आती है उज्जैन की शाखा, जो वेस्टर्न इंडिया सबसे पहले आती है पश्चिमी भारत की शाखा, जो पश्चिमी भारत के शख्स वेस्टर्न इंडिया के शक कहलाते हैं। वेस्टर्न इंडिया के शकों में सबसे पहला प्रमुख शक्तिशाली शासक था भूमक, और भूमक के बाद दूसरा शासक हुआ नहपान। विद्यार्थियों, मैंने ये बताया कि इन शकों की गतिविधियों का केंद्र पश्चिमी भारत था, तो ये स्वाभाविक है कि इनकी गतिविधियों का प्रभाव एक तरफ दक्षिण की तरफ भी हो और दूसरी तरफ महाराष्ट्र की तरफ भी हो। विद्यार्थियों, महाराष्ट्र की तरफ अगर हम देखते हैं तो उस दौर में हमें वहाँ पर सातवाहन शासकों का प्रभाव दिखाई देता है, और सातवाहन उस दौर में हिंदुस्तान की एक प्रमुख क्षेत्रीय ताकत के रूप में उभर कर सामने आ रहे थे। सातवाहनों के पराक्रमी शासकों में सातकर्णी प्रथम और गौतमीपुत्र सातकर्णी मुख्य थे। तो ये स्वाभाविक था कि पश्चिमी भारत के शकों का सातवाहनों से संघर्ष हो और यह प्रक्रिया न केवल पश्चिमी भारत के शकों के साथ थी, बल्कि बाद में आगे आने वाले उज्जैन के शक, जो कार्दमक शकों के नाम से जाने जाते थे, उनके साथ भी इसी प्रकार की प्रक्रिया स्वाभाविक थी। कहने का मतलब यह है कि सत्ता और विस्तार की दौड़ में शकों का सातवाहनों के साथ संघर्ष अवश्यंभावी था। तो विद्यार्थियों, संघर्ष की इस प्रक्रिया के अंतर्गत मैंने आपसे कल बात की थी एक महत्वपूर्ण शासक, जो उज्जैनी का शक्तिशाली शासक था, उज्जैनी के शकों का रुद्रदामा प्रथम। और रुद्रदामा प्रथम की उपलब्धियों का विवेचन मैंने 150 ईस्वी के जूनागढ़ अभिलेख के आधार पर किया था, और आज सबसे पहले मैं आपको रुद्रदामा के व्यक्तित्व और कृतित्व के बचे हुए पहलू से अवगत कराऊंगा, और साथ ही साथ मैं आपको उस प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा जिसके कारण शकों को सातवाहनों से उलझना पड़ा या रुद्रदामा को सातवाहनों से संघर्ष करना पड़ा। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। इस बात की पुष्टि भी इस घटनाक्रम के दौरान होती है। तो कल मैंने आपको बताया कि 150 ईस्वी के जूनागढ़ अभिलेख के आधार पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रुद्रदामा का राज्य काफ़ी विस्तृत था। उसके राज्य में पूर्वा पर आकर अवंती, पूर्वी मालवा, पश्चिमी मालवा, शौभ्र, साबरमती, मरु कच्छ, भरूच के एरिया, और इसके अलावा काठियावाड़, एक काफ़ी बड़ा क्षेत्र उसके इलाके में शामिल था। और जूनागढ़ अभिलेख बताता है कि रुद्रदामा ने दक्षिणापथ के स्वामी गौतमीपुत्र सातकर्णी को हराया, और हराने के बाद उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसका राज्य उसे वापस दे दिया। और इसका कारण संभवतः इतिहासकार ये बताते हैं कि रुद्रदामा गौतमीपुत्र सातकर्णी का समधी था। ऐसा माना जाता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के किसी पुत्र का विवाह रुद्रदामा की पुत्री रुद्र भट्टारिका के साथ हुआ था। तो यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है। और दूसरी बात यह है कि रुद्रदामा के बारे में कहा जाता है कि रुद्रदामा ने उन क्षेत्रों को
गौतमीपुत्र सातकर्णी से पुनः छीन लिया, जिसके ऊपर किसी समय में वेस्टर्न इंडिया के शकों का अधिकार था। वेस्टर्न इंडिया के शकों के बारे में मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न इंडिया के शकों में नहपान भी था, और नहपान के बाद भूमक। भूमक सबसे पहला शासक था और भूमक के बाद नहपान था। ऐसा माना जाता है कि नहपान का संघर्ष शक्तिशाली सातवां शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी के साथ हुआ था, और गौतमीपुत्र सातकर्णी के शासन के 18वें वर्ष का नासिक अभिलेख ये बताता है कि उसने, यानी गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को हराया। इस बात की पुष्टि नासिक अभिलेख तो कर ही रहा है, साथ ही साथ जोगल थम्बी नामक स्थान से लगभग 13 साढ़े 13,000 रजत मुद्राओं का एक संग्रह मिला है। और ये रजत मुद्राएं बेसिकली नहपान की थी, लेकिन इन मुद्राओं के ऊपर नहपान की शाही मोहर के ऊपर सातवानों की मोहर लगी हुई थी, गौतमीपुत्र सातकर्णी की मोहर लगी थी। तो इससे भी इस बात की पुष्टि होती थी कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को हराया और नहपान के राज्य के काफ़ी इलाके उससे छीन लिए। इसीलिए शासक बनने के बाद रुद्रदामा के सामने ये चुनौती थी कि शकों के खोए हुए गौरव, सम्मान और प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करें। जैसा कि इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी अपने ग्रंथ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट इंडिया में लिखते हैं कि रुद्रदामा के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि अपने घराने की सर्वोच्चता और गरिमा को कायम करे, एंड ही हैड टू रिस्टोर इट बाय हिज ओन प्रोवेस। और लिखते हैं कि रुद्रदामा को यह सब कुछ अपनी योग्यता और ताकत के आधार पर करना था। विस्तार से जानकारी देते हुए हेमचंद्र राय चौधरी कहते हैं कि इट सीम्स दैट पावर ऑफ हिज हाउस हैड बीन टेकन बाय सम एनिमी। प्रोबेबली गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऐसा महसूस होता है कि उसके राजघराने की ताकत को, उसके साम्राज्य की ताकत को किसी दुश्मन ने छीन लिया था, संभवतः गौतमीपुत्र सातकर्णी। और अब रुद्रदामा के सामने ये चुनौती थी कि इस सम्मान को पुनः बरकरार रखे। तो रुद्रदामा का जूनागढ़ अभिलेख इसी संघर्ष को बताता है, और ये बताता है कि रुद्रदामा ने गौतमीपुत्र सातकर्णी को, जो अब वृद्ध हो चला था, उसको हराकर उससे वे सारे क्षेत्र छीन लिए जो किसी समय शकों के पास थे, पश्चिमी भारत के शकों के पास थे, या कालमक शकों की जो प्रतिष्ठा थी वो उसको भी उसने पुनः कायम किया। जूनागढ़ अभिलेख जहाँ रुद्रदामा के राजनीतिक अभियानों को बताता है, विजय विस्तार को बताता है, वही जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामा के व्यक्तित्व और कृतित्व के विविध पहलुओं के बारे में भी जानकारी देता है। रुद्रदामा कला, संस्कृति और साहित्य का संरक्षक माना गया है, और वह एक जन कल्याणकारी शासक था। जैसा कि स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के समय उसने अपने राजकोष से राशि खर्च नहीं की, खाली था, और न अपनी जनता के ऊपर बेगार लगाया और न किसी प्रकार का कर लगाया, बल्कि स्वयं के निजी कोष से प्रभुत्व धनराशि खर्च करके इस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। उसके राज्य का प्रशासन बेहतरीन था। जैसा कि जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि कर्म सचिव और मति सचिव नाम के अधिकारी होते थे। मति सचिव का कार्य राजा को सलाह देना होता था, और कर्म सचिव का कार्य राजा द्वारा दिए गए आदेशों को क्रियान्वित करना होता था। इसी प्रकार जूनागढ़ अभिलेख बताते कि तर्क, विद्या, संस्कृत और साहित्य आदि का ज्ञाता था, क्योंकि 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख उच्च कोटि की प्रांजल संस्कृत में लिखा गया भारत का पहला अभिलेख माना जाता है। और यह इस बात को जाहिर करता है कि रुद्रदामा के समय में संस्कृत का प्रचुर विकास भी हो चला था। साथ ही साथ रुद्रदामा ने यह भी प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वह युद्ध के अलावा अन्य किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति की हत्या नहीं करेगा। युद्ध और अपराधी के अलावा अन्य किसी निर्दोष को नहीं मारा जाएगा, और दान और संकल्प आदि में भी उसकी प्रचुर रुचि थी। तो कहने का मतलब यह है कि शकों में हिंदुस्तान में 2 शाखाएं, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। पश्चिमी भारत के शक, जिनमें भूमक और नहपान प्रमुख थे, और उज्जैन के शक, जो कालमक शक कहलाते हैं, जिनमें चष्टन, जयदामा और रुद्रदामा प्रमुख थे। विद्यार्थियों, रुद्रदामा प्रथम के बाद जो शक शासक हुए वो इतने प्रमुख नहीं थे, और धीरे धीरे शकों का राजनीतिक वजूद कम हो चला था। शकों को उनके बाद आने वाले कुइशांगों और कुषाणों ने अपने प्रभाव से घेर रखा था,
लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान में शकों की महत्ता कम नहीं हुई और शकों के नाम से एक शब्द चलता है, जो यद्यपि जिसका संबंध कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि से है, लेकिन वो फिर भी शक संवत कहलाता है। 78 AD से शुरू होने वाला शक संवत। तो विद्यार्थियों, मैंने कुछ बातें आपसे शकों और सातवाहनों के संबंधों के बारे में, नेपान के बारे में की। आगे की कक्षा में मैं आपको सातवाहनों के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी प्रदान करूंगा। जय भारत, जय हिंद।